हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग आज से डिस्कस करेंगे जो विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है 2021 के लिए, जो प्रीलिम्स का है, पीटी वाला। ठीक है। तो पीटी वाला ये हम लोगों ने 3 टेस्ट इसके सॉल्व कर रखे हैं, तो वो हमने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ आप जाके पीछे देख सकते हैं। और मेंस का भी हमारा चल रहा है। ठीक है। तो आप लोग कह रहे थे, वैसे तो मेंस ही मैं चला रहा था, मेंस का जो विजन का था यूपीएससी 2020 वाला, तो वो चला रहा था। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि सर जो साथ साथ इसको भी चलाइए, बहुत कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए हमने पीटी को भी शुरू कर दिया है। तो संडे सैटरडे हमारा पीटी रहेगा। ठीक है। और ऑल डेज आपको एसए का पार्ट और जो हमारा मेंस का चल रहा है सेक्शन, ठीक है, मेंस टेस्ट सीरीज, वो चलेगी। ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और 2020 के सारे लगभग लगभग, कुछ टेस्ट नहीं हैं, बाकी पीटी के सारे हम लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं। तो आप लोगों को उनको जाके रिवाइज करना है, क्योंकि वो रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा सेक्शन आपका कवर हो जाता है। ठीक है। और ये अभी सेक्शन वाइज टेस्ट चल रहे हैं, तो ये जियोग्राफी का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जो जियोग्राफी का सेकेंड टेस्ट है, पहला एक हो चुका है, ये सेक्शनल वाइज, ये सेकेंड पार्ट है इसका। ठीक है। तो ये सेक्शनल वाइज हमारे टेस्ट चल रहे हैं, तो इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि आपने कितने आंसर किए हैं। ठीक है। तो इस संबंध में आपको बताना है अच्छे से, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। और कितना पढ़ने की और ज़रूरत है। ठीक है। तो इन सबको आपको कंसिडर करके चलना है। और गाइज यार, लाइक तो कर दिया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो। ये जो आपको अगर इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और थोड़ा सा लाइक कर दो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे इसमें। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति को ब्रिटिश तुल्य जलवायु में मार्केट गार्डनिंग यानी बाजार के लिए सब्जी की खेती के विकास के लिए अनुकूल माना जा सकता है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है अत्यधिक औद्योगिकृत और उच्च घनत्व। ठीक है। सेकेंड है हमारा कि परिवहन का उच्चतम नेटवर्क। तो ये दोनों स्थितियां जो है, ये हमारी जो ब्रिटिश समतुल्य जलवायु है उसके लिए जो मार्केटिंग गार्डनिंग की जाती है, ठीक है, यानी जो बाजार के लिए सब्जी की खेती की जाती है, उसके लिए दोनों चीज़ें उपयुक्त हैं, क्योंकि औद्योगिकृत और उच्च घनत्व की भी आवश्यकता होगी, और जो उत्तम नेटवर्क होगा तभी हम सब्जियों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे वहाँ बाज़ार तक। ठीक है, मतलब फार्मों से बाज़ार तक हम उन्हें ले जा पाएंगे। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित आधुनिक भारतीय भाषा परिवारों में से किसके बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। तो फर्स्ट है कि आस्ट्रिक है ये भाषा, द्रविड़ है, चीनी तिब्बती है, और भारोपी है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, जो ये भारोपी भाषा देखने को मिलती है। ठीक है। इस ये लगभग लगभग इंडिया में ये भारोपी भाषा में 73% लोग इसको बोलते हैं। और जो सेकेंड हमारी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो ये द्रविड़ है, जिसमें लगभग 25% लोग इसको मतलब बोलते हैं। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं हमारे जो इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। ठीक है। और भारत विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। और थर्ड है कि गन्ने की फसल की पैदावार दक्षिण भारत की जो तुलना में उत्तरी भारत में अधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो गन्ने की पैदावार देखने को मिलती है, ये उत्तर भारत में कम देखने को मिलती है और दक्षिण भारत में अधिक देखने को मिलती है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना जो विश्व में बात करें उत्पादन के आधार पर, तो ब्राज़ील करता है। ठीक है। सेकेंड इंडिया में ये पोजीशन है हमारी, हम सेकेंड नंबर पर उत्पादन करते हैं। लगभग विश्व का 19% जो गन्ने का उत्पादन हम लोग करते हैं। ठीक है, इंडिया वाले। और ब्राज़ील 39% करता है। ठीक है। तो बहुत ह्यूज मात्रा में हम हमारे दूने से भी ज़्यादा ये मतलब करते हैं। ठीक है।
तो हमारा सेकेंड पोजीशन है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, क्योंकि जब गन्ने की फसल तैयार होती है तभी उसकी कटाई होती है और मिलों में उसकी पेराई होती है, फिर चीनी बनती है। तो हमारा ये मौसमी उद्योग है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कपास उद्योग के संदर्भ में सही है। तो फर्स्ट है कि कपास भार हराशी कच्चा माल नहीं है। थर्ड है कि हमारा बी है हमारा ऑप्शन की कपास उद्योग अधिकांश बाजार आधारित उद्योग है। और सी है कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। तो हमारे तीनों ये स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें भार कम नहीं होता, जितना कपास होता है उतना ही वो हमेशा बना रहता है। ठीक है, और ये बाजार आधारित उद्योग इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें भार की कमी नहीं होती है, जो कच्चा माल और जो हमारा प्रोसेस माल होता है जिससे हम कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, कॉटन से जो कपड़ा बनाते हैं तो उसका भार सेम रहता है, तो उसमें कोई मतलब वो एक्स्ट्रा हमको एफर्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए ये बाजार आधारित होते हैं। और ये महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश इसके जो अग्रणी जो मतलब अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा प्राण वायु संबंधित है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्राण प्रदूषण निगरानी उपकरण से है। ठीक है, सेकंड बी है हमारा कि दोहरी परत सुरक्षा वाले N95 प्रकार के मास्क से है। और सी है हमारा कि कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर से है। और डी है कि एयर कंडीशन से उत्सर्जित ग्रीष्मकालीन HCFC स्तर का मापन करने वाले उपकरण से है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है, क्योंकि कम लागत वाले जो पोर्टेबल वेंटिलेटर हैं, ठीक है, इसी के लिए ये शब्द यूज किया जा रहा था प्राणवायु। ठीक है, ये अपने आप अपना मतलब पोर्टेबल हैं, तो वो अपने आप जो है मैनेज करते हैं जितनी बीमारी जो मतलब जो जिसको ये जो वेंटिलेटर लगाया जाता है, जिसको जितनी आवश्यकता में ऑक्सीजन और वायु की मात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों को गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। तो पंचक गतिविधियां हैं, चतुर्थ गतिविधियां हैं, और सी है हमारा द्वितीय गतिविधियां हैं, प्राथमिक गतिविधियां हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। जो ये पंचक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, इन्हीं को गोल्ड कॉलर के रूप में जाना जाता है। यही जो व्यापारी होते हैं उनको गोल्ड कॉलर में जाना जाता है। और ये जो पंचक गतिविधियां ऐसी सेवाएं होती हैं जो नवीन एवं जो विद्यमान विचारों के जो सृजन जो विद्यमान विचार होते हैं उसके सृजन, पूर्व व्यवस्था और विवेचना, और उसकी जो मतलब उसका आंकड़ा या निर्वाचन या कोई नई टेक्नोलॉजी के उपयोग और मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं, ये पंचक गतिविधियां। ठीक है, तो उन्हीं में ये गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहे जाते हैं। और ये जो चतुर्थ गतिविधियों की बात करें तो इसमें ये पिंक कॉलर आते हैं। और ये द्वितीय गतिविधियां जो होती हैं इसमें ब्लू कलर के रूप में देखे जाते हैं ये। और ये जो प्राथमिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है, इन्हें रेड कॉलर के रूप में जाना जाता है। ये जो फैक्ट्री में श्रमिक होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब जो ये कृषि क्रियाएं करते हैं और जो सबसे निचले स्तर पे होते हैं उन्हें रेड कॉलर के रूप में जाना जाता है। रेड कॉलर जो ये मजदूर होते हैं, ठीक है, ये मतलब जो लोग वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि विगत सदी में विश्व जनसंख्या के दोगुना होने के समय में वृद्धि हुई है। और 20वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या अपने वर्तमान स्तर से आधे से भी कम थी। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये जो 19वीं सदी जब थी, जो ख़त्म हो रही थी 19वीं सदी, ठीक है, जब 20वीं सदी स्टार्ट हो रही थी तो उस समय 2 अरब ये जनसंख्या देखने को मिली थी। लेकिन अब 20वीं सदी का जो समाप्ति का चरण चला उसके बाद देखने को मिला तो ये 7 अरब से अधिक देखने को मिली। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है कि आधे से अधिक। वैसे अगर आधे से कम या मतलब आधे तक होता तो जहाँ 4 ही अरब हो पाती, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन फर्स्ट वाला हमारा गलत है, क्योंकि ये विगत सदी में विश्व जनसंख्या के दोगुने होने के समय में वृद्धि हुई है, तो ये गलत है, ये कमी हुई है। ये मतलब बहुत ज़्यादा दोगुनी से ज़्यादा भी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब
स्टेटमेंट समय में जो है कमी हुई है और वृद्धि में बढ़ोतरी, मतलब जनसंख्या के दोगुना होने से ज़्यादा, मतलब 3 गुना लगभग होने को इसमें देखने को मिलती है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, केवल बी ऑप्शन, दो वाला स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा इवेंट बाट शब्द है। तो ए ऑप्शन है एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराने चुराने वाला एक मालवेयर है। ठीक है, बी है कि पीड़क नाशी का छिड़काव करके टिड्डियों के झुंड को मारने में सक्षम ड्रोन है। सी है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयों के आंकड़े एकत्र करने में सहायता की मदद करने वाला सॉफ्टवेयर है। और डी है कि अपनी रोबोटिक तकनीकी का प्रदर्शन करने के लिए भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। तो देखो ये जो इवेंट बॉट था, ये एक मतलब हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराने वाला एक मालवेयर है, मतलब एक वायरस के रूप में देख सकते हैं हम इसको। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब साइबर अटैक हुए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि भारत में अवसादी बेसिनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में अवसादी बेसिन केवल अपतटीय क्षेत्रों के समानांतर स्थित हैं। ठीक है, और सेकेंड है कि अवसादी बेसिन तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ये बताना है। तो गाइज देखो, इन चीज़ों का हमको विशेष ध्यान रखना होता है जब एग्ज़ाम हम दे रहे होते हैं। ठीक है, कि उसमें क्या पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है कि या नॉट ट्रू पूछा गया है, तो उसके बारे में हमको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो उसको या तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर उस पर गोला बना के रख सकते हैं ताकि उसको हम ध्यान में रखें। क्योंकि क्या होता है, जब क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं उसका आंसर देखते देखते हम भूल जाते हैं कि हमको ट्रू पूछा गया या नॉट ट्रू। तो जनरली क्या होता है कि हम ट्रू समझ के उसको लगा देते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें देखो अवसादी बेसिन तेल और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है हमारा, तो ये ऑप्शन ये हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए हमारे। ठीक है, और ये रहा कि भारत में अवसादी बेसिन केवल अपतटीय क्षेत्रों के समांतर स्थित है। तो ये गलत है क्योंकि ये आपको जो स्थलीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे जो अवसादी बेसिन होते हैं, और साथ ही साथ जो गहरे जल में होते हैं। ठीक है, गहरे समुद्री जल में भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों स्तर पे पाए जाते हैं। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, तो यही गलत पूछा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में सतही जल का अधिकतम प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है और भारत में भूजल का अधिकतम प्रतिशत कृषि क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है ये तो सही है क्योंकि कृषि क्षेत्र में ये भूजल का जो भूमि का जो जल होता है, ठीक है, ये लगभग 92% जो है इसका उपयोग किया जाता है, और जो ये सतही जल है इसका 89% कृषि क्षेत्र में यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये औद्योगिक क्षेत्र में बात करें तो ये जो सतही जल होता है ये 2% यूज किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में, और ये जो भूजल होता है, ये भूमि जल होता है, ये केवल 5% यूज किया जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड वाला हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा जो है सही पूछा गया है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में ग्रामीण बस्तियों की प्रकृति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भूभाग की प्रकृति और जाति और लोगों की निर्जातीयता यानी रेसिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, और जल की उपलब्धता। तो इन तीनों आधार पे हम देख सकते हैं कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनका आधार कैसा होगा, ये तीनों को उसमें इंक्लूड किया जाता है कि भूभाग कैसा है, ठीक है, वहाँ की मृदा कैसी है, कैसा वहाँ मतलब जल की उपलब्धता है, और लोग कैसे वहाँ निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब पर डिपेंड करता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि कैसा वहाँ का ग्रामीण स्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से धात्विक खनिज हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है तांबा है, सेकेंड है हमारा ग्रेफाइट है, थर्ड है बॉक्साइट है, फोर्थ है चूना है। तो इसमें देखो अगर हम खनिज धात्विक खनिज की बात करें तो इसमें देखो तांबा धात्विक खनिज है और बॉक्साइट है, लेकिन जो ग्रेफाइट और जो चूना है ये अधात्विक खनिज के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है,
तो इसके साथ साथ लोहा भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जो धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ मैग्नीज भी धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये इतने धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। और अधात्विक में जैसे कोयला हो गया और तुम्हारे जो पेट्रोलियम हो गए, ये उत्पाद हो गए, ठीक है, ये सब आपको अधात्विक में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग पूर्णतया सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट है किसी भी उद्योग को लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में निवेश करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो पहले ही सही हो गया, क्योंकि जो लाइसेंस मुक्त होते हैं उसमें सरकार की जो है पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो सही है। और फर्स्ट वाला जो कहा है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इनको जो है इसके अंतर्गत ला दिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि धान की सीधी बुआई तकनीक यानी DSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यह नर्सरी से अंकुरित पौधों की रोपाई के बजाय खेत में प्रत्यक्ष रूप से बुआई के माध्यम से धान की फसल को उगाने की प्रक्रिया है, और यह तकनीकी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस को जो उत्सर्जन को कम करती है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि धान की बुआई कर देते हैं, जैसे गेहूं की बुआई करते हैं, सरसों की बुआई करते हैं, मसूर की बुआई करते हैं, उसी तरह उसमें पानी भरने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही सूखे खेत में धान को बुआई की जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है जो मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो उससे जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन मतलब कमी आती है उसमें, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। और ये इसमें जो है नर्सरी भी नहीं बनानी पड़ती है इसके लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये भी तो मतलब खर्च में कम, लागत भी कम आती है, और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होता है। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि इसमें जो है जो अदर जो एक्स्ट्रा जो जो तुम्हारी लागत होती है, कह सकते हैं, जो तुम मतलब प्रोडक्शन करने में जितनी पैसे लगाते हैं लागत होती है वो कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि मान के चलो कि इसमें प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करेगी कि इसमें कीट और रोग बहुत ज़्यादा लगेंगे इस प्रकार की खेती में। और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि इसमें जो ये होता है कि खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हानियां हैं और लाभ हैं, ठीक है, सीधी बुआई जो तकनीकी है धान की। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अन्वेषण के लिए शेल गैस बेसिन के रूप में चिन्हित किया गया है। तो शेल गैस के कौन कौन से बेसिन है इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि खंबात की खाड़ी, सेकेंड है कि केजी बेसिन, और थर्ड है कि असम अराकान, और जो ये सिंधु नदी बेसिन है। तो ये हमारा देखो खंबत बेसिन भी इसमें शामिल किया गया है, केजी बेसिन है, और असम अराकान है। लेकिन ये सिंधु नदी बेसिन ये इसमें शामिल नहीं है, इसमें गंगा सिंधु नदी बेसिन को शामिल किया गया है। साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा जो गंगा सिंधु नदी बेसिन के साथ ये गोंडवाना वाला जो बेसिन है और कावेरी बेसिन है, इनको शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, फोर्थ वाला गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा जियो फेंसिंग संबंधित है। तो ए ऑप्शन है कि मूल्यवान धातुओं की खदानों में निजी क्षेत्र के निष्कर्षण पर प्रतिबंध आरोपित करने के लिए, ठीक है। और बी है कि नाभिकीय अपशिष्ट के निपटान के लिए भूमिगत सुविधाओं के घेराव से, और सी है कि अवस्थिति आधारित सेवाओं में जिसमें ऐप या सॉफ्टवेयर या पूर्व योजनाबद्ध कार्रवाई को आरंभ करने के लिए जीपीएस, आरएफआईडी और वाईफाई जो या सेल्यूलर डेटा का उपयोग करता है, और संरक्षित क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आवागमन को ट्रैक करने के लिए सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र से है। तो हमारा देखो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये
अवस्थिति आधारित सेवा में, जिसमें ऐप या सॉफ्टवेयर पूर्व योजनाबद्ध कार्रवाई को आरंभ करने के लिए जीपीएस और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी के रूप में जो है आइडेंटिफिकेशन और वाईफाई या सेल्यूलर डाटा का प्रयोग किया जाता है। ये कोविड-19 की जो महामारी आई थी उसमें जो है जो लोगों को घर में क्वारंटाइन किया गया था उसके लिए इसको प्रयोग किया गया था, इसीलिए ये जियो फेंसिंग बहुत ज़्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। तो 17 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो परमाणु संयंत्र दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं कि ये परमाणु संयंत्र कहाँ पर हैं। तो तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम कर्नाटक और कैगा तमिलनाडु। तो देखो ये जो तारापुर है ये महाराष्ट्र में है, रावतभाटा ये राजस्थान में देखने को मिलेगा, लेकिन ये कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और कैगा ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो हमारे ये जो हैं देखने को मिले हैं, तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये 3 और 4 सही नहीं है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये जो इसके देखने को मिलेंगे, तो इसमें नरोरा यूपी में देखने को मिलता है एक जो परमाणु संयंत्र है, और काकड़ापाड़ा गुजरात में भी देखने को मिलता है। तो उनको भी याद रखिए क्योंकि ऐसे ये मिलान करने के लिए ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है कि मतलब निम्नलिखित पर विचार करना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की इस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर लेकिन ह्रासमान मृत्यु दर होती है। ठीक है, मतलब ह्रासमान मृत्यु दर होती है जिसके कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है, और वर्तमान में केन्या और श्रीलंका जैसे देश इसी चरण में है। तो उपर्युक्त जो ये मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें ये जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण का वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन है प्रथम चरण, बी है द्वितीय चरण, तृतीय चरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये द्वितीय चरण की विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि इसमें जो जन्म दर होती है ये उच्च होती है लेकिन ह्रासमान मृत्यु दर होती है। ठीक है, तो लेकिन इसकी जो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि देखी जाती है। तो ये ऐसे जो केन्या और श्रीलंका देश इस चीज़ को फेस कर रहे हैं वर्तमान समय में। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको फेस करके आगे निकल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बस्ती और क्षेत्र दिए ही हैं कि कहाँ कौन सी बस्ती देखने को मिलती है। तो परिक्षिप्त ये जो बस्तियां हैं ये हिमाचल प्रदेश में, गुच्छित बुंदेलखंड में, और पल्लीकृत ये गंगा का निचला मैदान। तो ये जो गंगा का निचला मैदान है पल्लीकृत, ये बिखरे बिखरे ऐसे मतलब झुंडों में थोड़े थोड़े रूपों में रहते हैं, क्योंकि ये लोग खेती करते हैं। तो इस प्रकार के ये पल्लीकृत ये गंगा वाले मैदानों में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो गुच्छित होते हैं वो एक पास जो है बहुत मात्रा में ये देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक मतलब विशाल ये बस्ती देखने को मिलती है। और ये जो परिक्षिप्त होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं कि ये मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं एक घर यहाँ बना है, तो एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, तो ऐसे देखने को मिलते हैं बहुत ही बिखरे। ठीक है, तो ये परिक्षिप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे सुमेलित हैं इनमें। ठीक है, तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं, और इसे वार्षिक रूप से जेनेवा में आयोजित किया जाता है, और यह WHO की नीतियों और निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। तो ये जो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो WHO की नीतियों और निर्णयों का कार्यान्वयन जो की बात की जा रही, तो ये गलत है, कार्यान्वयन नहीं करता। इसमें नीतियों का जो निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नीतियाँ कौन कौन सी इसमें होंगी उनका निर्धारण किया जाता है, और निर्धारित वित्तीय नीतियों की निगरानी और महानिदेशक की नियुक्ति भी इसी मीटिंग में होती है, और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा और उसका अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसे वार्षिक रूप से जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है, और ये इसमें जो है सभी सदस्य देश जो WHO के हैं वो प्रतिनिधिमंडल जो होते हैं वो भाग लेते हैं, और ये 73वां सेशन देखने को मिला था इसका। ठीक है, और ये वर्चुअल हुआ था, मतलब ऑनलाइन हुआ था।
तो ये हमारा 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 21। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रक फार्मिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इस प्रकार की कृषि में कृषक को सब्जी उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। सेकंड बी है कि इस प्रकार की कृषि में पशुओं को व्यापार करने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। सी है कि इस प्रकार की कृषि में फसलों की कटाई के लिए भारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है। और डी है कि यह दुग्ध उत्पादन का वह भाग है जिसमें दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ट्रकों का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ये ए ऑप्शन सही है, जो ये ट्रक फार्मिंग की बात की जा रही है। एक इस प्रकार की कृषि में जो कृषकों को सब्जी उत्पादन में विशेषज्ञता होती है, और बाजार मतलब जो मार्केट होता है, और जो ये मतलब सब्जी उत्पादन फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी ट्रकों द्वारा रात में ही तय की जाती है। ठीक है, कि रातों रात उनकी दूरी तय हो जाए, इतनी दूरी पर ये लोग मतलब उत्पादन करते हैं, ताकि जो है सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो उनको जो है मार्केट पहुंचाया जाए। तो इसीलिए ये मतलब ट्रक फार्मिंग बहुत प्रचलित है, और ये यूरोप में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22। इसमें कहा गया है कि लौह और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि लौह और इस्पात उद्योग में उपयोग की जाने वाली संपूर्ण कच्चा माल गैर स्थूल यानी भार ह्रास प्रकृति का होता है। ठीक है, तो गैर स्थूल और होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में सभी इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों के निकट अवस्थित होते हैं। तो देखो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि सभी इस्पात नहीं देखने को मिलते हैं जो कच्चे माल के प्रति जो है कच्चे माल के पास में ही स्थित हों। क्योंकि पहले होता था, जो पहले पारंपरिक रूप से जो ये होते थे, क्योंकि इसमें देखने को मिलता था जैसे गन्ना होता है तो उसमें चीनी अगर 1 कुंटल गन्ने की पेराई की जाती है तो उसमें 10 से 12 किलो ही चीनी निकलती है। ठीक है, उसी प्रकार ये लोहे का मतलब जो ये इस्पात होता है, ये भी बहुत मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। तब जो है एक जैसे 100 टन लौह इस्पात का यूज किया गया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ही टन जो है लोहा मतलब निकलता है, जो शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, तो ये भी माल ह्रास वाला है, तो गैर स्थूल वाला नहीं, स्थूल वाला ये देखने को मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं। ठीक है, लेकिन जो क्या होता है कि साउथ इंडिया में क्या हुआ है कि एक्चुअली इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बाहर से, तो उसको साउथ इंडिया में भी इन लौह संयंत्रों को स्थापित किया गया है। जैसे कि अभी देखने को मिलेगा आपको, जो दक्षिण भारत में ये विशाखापट्टनम में ये बिजाक इस्पात संयंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो ये इसका उदाहरण, एक स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ पे कोई ना तो कोलफील्ड मिलेगी और ना ही वहाँ पे जो देखने को मिलेगा जो ये इस्पात है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को उसको जो है जो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, कोयले को एक्सपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, और ये इसको जो है इधर झरिया और ये जो इधर क्षेत्र है कोयला वाला, वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और जापान तो पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर ही आधारित है। वहाँ लौह संयंत्र जितने भी उनका उत्पादन किया जाता है, वो पूरा ना तो वहाँ लौह इस्पात पाया जाता है, ना ही कोयला पाया जाता है। तो दोनों चीज़ों का वो एक्सपोर्ट करते हैं। तब भी देखो जापान लौह इस्पात में जो है शायद सेकंड या फर्स्ट पोजीशन पे है, मुझे कंप्लीटली नहीं पता है। आई गेस शायद सेकंड पोजीशन में है या थर्ड पोजीशन में है, ऐसी ही कोई पोजीशन है। आप लोगों को अगर आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें गलत हो जाते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में श्रम बल की भागीदारी में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में शहरी क्षेत्रों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है, और भारत में पुरुषों की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक है। तो ये गलत है। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें आपको पुरुषों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो शहरी क्षेत्रों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये अधिक मिलती है शहरी क्षेत्रों में, ये महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, सेकेंड हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह प्रतिवर्ष
विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसकी गणना स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों के ज्यामितीय माध्य के रूप में की जाती है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि इसकी गणना स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों के ज्यामितीय माध्य के रूप में की जाती है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारा जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा जो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था और उसी के द्वारा जारी किया जाता है, और 1991 से ये प्रॉपर हर साल जारी किया जाता है। ठीक है, और 2019 की इसकी जो रैंक देखने को मिलेगी भारत की जो मानव सूचकांक में थी, तो ये 129 थी। ठीक है, इसकी अभी लेटेस्ट जो ये आंकड़ा जारी किया गया है, तो 2020 का आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है इसका। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है। और देखो गाइज, जो इसका आंसर दिया करो आप लोग, जिससे पता चलता है कि आप लोग कितना मतलब कर पा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और अगर जो मेरी स्पीड फास्ट हो थोड़ी सी, तो क्या कीजिए, वैसे तो मैं आराम से पढ़ता हूँ, आप लोग गेस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर है। ठीक है, और अगर आप लोग जो है थोड़ा सा अगर आप स्लो पढ़ते हैं या कुछ समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस प्रकार करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, इस बार मैंने ये भी सोचा है कि अगर आप लोग लाइव आएँ, ठीक है, तो लाइव मैं टेस्ट सीरीज का डिस्कशन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, जिसमें आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है लिख पाएंगे, और उसके बारे में मैं सोच रहा हूं। तो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने लोग लाइव आना चाहते हैं। अगर जो प्रॉपर टाइम मैं डिसाइड कर लूँगा, आप लोग भी बता दीजिए कौन सा आपके लिए अच्छा टाइम है, तो उस टाइम में हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा पहले कमेंट बॉक्स में कि लाइव आएँ या ना आएँ। ठीक है, ये प्री के लिए मैंने सोचा है कि लाइव ये डिस्कशन हम लोग कर लिया करें। तो नेक्स्ट है हमारा 25 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भूमध्य सागरीय भूभाग को विश्व के फलोद्यान के रूप में जाना जाता है, और सेकेंड है कि अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पारंपरिक व्यवसाय है, और थर्ड है कि पर्वतीय क्षेत्र में ऋतु प्रवास का व्यापक रूप से प्रचलन है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं जो भूमध्य सागरीय प्रदेश की कृषि के बारे में कहे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है, तो फलोत्पादन की रूप में जाना जाता है, विश्व के उद्यान के रूप में, और अंगूर की खेती बहुत मात्रा में होती है वहाँ। अंगूर से वाइन बनाई जाती है, वो तो सभी जानते हैं, और खट्टे फलों के लिए भी, और जो सख्त फलों के ऊपर जो आवरण, जो कठोर आवरण होता है, वो वाले भी यहाँ पे सारे मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो सॉरी, इसका स्टेटमेंट डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जल संभर यानी वाटर शेड प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें केवल सतही जल का कुशल प्रबंधन और संरक्षण सम्मिलित है। सेकेंड है कि इसमें भंडारण और पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है, और थर्ड है कि सामुदायिक भागीदारी वाटरशेड प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि अगर सामुदायिक भागीदारी होगी तो उसका अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा। ठीक है, को हम जल को बचा पाएंगे, और इसमें भंडारण और पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण भी सम्मिलित है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और जो ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की सतही जल का कुशल प्रबंधन, तो ये केवल सतही जल का नहीं, वैसे भी अगर केवल या सभी चीज़ें कहीं आ जाती हैं तो वो स्टेटमेंट 90% जो है गलत ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सतही जल और भौम जल दोनों को इसमें जो है सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसका संरक्षण की और कुशल प्रबंधन की बात की जाती है। ठीक है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट ये सही हो गए, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और इसके जल संरक्षण के लिए आपको देखने को मिलेगी केंद्र सरकार की हरियाली योजना चलाई जा रही है, आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू योजना चलाई जा रही है, और राजस्थान में अरवरी जल संसद योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो इनको अगर कहीं
जो लिख रहे हैं आप, जैसे मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो उसमें इनको इंक्लूड कर सकते हैं उदाहरण के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27। इसमें कहा गया है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर और जो उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। सेकेंड है कि पूर्ण जनसांख्यिकीय चक्र के दौरान ग्रामीण खेतिहर समाज का नागरिक और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में रूपांतरण हो जाता है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसमें, क्योंकि ये पूर्ण जननांकीय चक्र के दौरान ग्रामीण खेतिहर समाज का नागरिक और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में रूपांतरण हो जाता है, और इस सिद्धांत के अनुसार ये निश्चित जो क्षेत्र में जनसंख्या उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत चलता रहता है। ठीक है, ये मतलब एक चक्र चलता रहता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 28। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित धर्मों को भारत में उन्हें मानने वाले लोगों की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, बौद्ध है। तो देखो सबसे कम अगर देखने को मिलेगा इसमें तो बौद्ध है। ये बौद्ध लगभग आपको देखने को मिलेगा, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं ये आपको 0.7% देखने को मिलेंगे। ठीक है, 0.7%। और जो ये ईसाई हैं, ठीक है, मतलब सिख हैं, ये 1.72% देखने को मिलेंगे। और ये जो ईसाई हैं ये 2.3% देखने को मिलेंगे। और ये जो मुस्लिम है ये आपको 14% लगभग देखने को मिलेंगे। ठीक है, 14.5%, मतलब 14.5%। तो हमारा सबसे कम है बौद्ध, उसके बाद है सिख और फिर है ईसाई और मुस्लिम। तो 4 हमारा होना चाहिए, 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 4 नहीं 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 नहीं, बढ़ते क्रम में करना है ना गाइज। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं जो मतलब इसमें दिखाई दे कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, क्योंकि इसमें गलत है ये दिया हुआ स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। इसमें होना चाहिए बढ़ते क्रम में पहले तो होना चाहिए 4। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 4 के बाद आना चाहिए 1, और 1 के बाद आना चाहिए हमारा 2 और 3। ठीक है, 1 के बाद 2 और 3 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमको लगता है अपोजिट लगा दिया गया है। ठीक है, इसीलिए ये मतलब ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है इसमें, क्योंकि देखो ये 3 2 वाला है, कोई 3 नहीं नहीं नहीं, ये सारे के सारे जो है गलत हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, ये वाला करेक्शन है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 29। इसमें कहा गया है कि पंचम क्रियाकलाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले या नीति निर्माता पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। और सेकेंड है कि बैंकिंग व विधि परामर्श पंचम क्रियाकलापों के प्रमुख उदाहरण है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और इसके बारे में तो हमने अभी पीछे ही देखा है, उसके बारे में हमने बताया था। जो मतलब ये विचारक होते हैं या जो नीति निर्माण होते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, परामर्श देते हैं, इन लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। जो इसके अंतर्गत जो व्यवसायी होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप में जो होते हैं, जो गोल्डन कलर की जो हमने बात की थी। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं इस संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि लंबी और धूप युक्त ग्रीष्म ऋतु फलों को आसानी से पकने में सहायता करती है। और सेकंड है फलदार वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं जो उन्हें शुष्क मौसम में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं। और कई फलदार वृक्षों की मोटी कठोर छाल अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को प्रतिबंधित करती है। तो इसके संबंध में अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जो विशेषताएं बताई गई हैं ये मतलब आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश के फलों उद्यान की कृषि के अनुकूल कारक देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये भूमध्य सागरीय के लिए अच्छी हैं और ये उनकी विशेषताएं हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 31 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो खनिज दिए हुए हैं और संबद्ध राज्य दिया हुआ है कि कहाँ कौन सा खनिज का उत्पादन
होता है, तो उसके बारे में हमको देखना है। तो देखो फर्स्ट वाला है कि अभ्रक झारखंड, तांबा राजस्थान और एंथ्रोसाइट तमिलनाडु। तो देखो अभ्रक ये झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, ये तांबा जो है ये राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एंथ्रोसाइट कोयला ये तमिलनाडु में नहीं, केवल और केवल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, ठीक है। और कहीं भी एंथ्रोसाइट कोयला नहीं मिलता है। और यहाँ तो लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में देखा गया है, जो नेवेली वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, और एक और दो स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 32 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर वृद्धि हो रही है। और सेकेंड है कि विगत शताब्दी में भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि में कभी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। तो जो ये कहा गया है कि निरंतर वृद्धि हो रही है, तो देखो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि निरंतर वृद्धि हो रही है, निरंतर घट रहा है, तो ये चीज़ें हमेशा गलत ही होती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ही नहीं सकता। क्योंकि देखो 10 की वृद्धि की बात करें तो जो लगभग 1971 में देखा गया था, ये 10 की वृद्धि थी जो 24.80 थी, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद ये निरंतर घट रही है, लगातार घटती हुई नज़र आ रही है, कभी घटती है और पहले भी कभी घटती थी कभी बढ़ती थी, और 2021 में तो बराबर भी थी, मतलब जीरो पे पहुंच गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि ये निरंतर चीज़ें जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ये हमारे गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य हवाई सेवा अत्यंत सीमित है। तो क्या कारण है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि निम्न जनसंख्या घनत्व के कारण। सेकेंड है कि स्थल परिवहन के अन्य साधनों को सहायता प्रदान करने वाली उच्च महाद्वीपीयता के कारण, और निम्न आर्थिक विकास के कारण। तो देखो इसमें जो ये देखने को मिल रहा है, तो जो ये 33 में कहा गया है कि जो जो 10 से 35 डिग्री के अंतर्गत जो दक्षिणी अक्षांश के मध्य हवाई क्षेत्र अत्यंत सीमित है। तो इसका कारण ये है कि इसमें देखो एक तो जनसंख्या का निम्न घनत्व देखा जाता है, और निम्न आर्थिक गतिविधियां वहाँ विद्यमान है, ठीक है। इसी के कारण वहाँ ऐसा नहीं हो पाता है, जो वहाँ मतलब कम हवाई सेवा देखने को मिलती है। और वहाँ जो ये कहा गया है कि परिवहन के अन्य साधनों को सहायता प्रदान करने के लिए उच्च महाद्वीपीय कारण है, तो नहीं, ये निम्न महाद्वीपीय कारण एक इसमें सम्मिलित है। तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 34। इसमें कहा गया है कि भारत में से कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं? तो मुंबई पुणे प्रदेश है, ठीक है, विशाखापट्टनम गुंटूर है, छोटा नागपुर प्रदेश है, और अंबाला अमृतसर प्रदेश है। तो देखो ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो ये लगभग 8 प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें मुंबई पुणे है, विशाखापट्टनम गुंटूर है, छोटा नागपुर प्रदेश है। लेकिन ये अंबाला जो अमृतसर है ये उसमें शामिल नहीं है, ये आपको लघु औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। और लघु औद्योगिक क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेंगे भारत में, वो 13 देखने को मिलेंगे, ठीक है, 13। तो हमारा 4 वाला स्टेटमेंट गलत है, और 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा गया है कि हिमालय में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया जैसी कुछ जनजातियां प्रत्येक ऋतु में ग्रीष्म काल में मैदानों से पहाड़ों की ओर, और शीतकाल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मैदानों की ओर प्रवास करती हैं। तो उपयुक्त किस प्रथा का वर्णन किया गया है इसमें? तो ये ऑप्शन है झूमिंग, बी है कि ऋतु प्रवास, सी है संग्रहण, और पशुचारणता, डी ऑप्शन। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, जो ये ऋतु प्रवास के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जब मतलब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो वो लोग मैदानी क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं, और जब गर्मी पड़ने लगती है मैदानी क्षेत्रों में ये, तो ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दलहन की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र तिलहन और मोटे अनाजों की खेती के अधीन बोए गए क्षेत्र से अधिक है। सेकेंड है कि गेहूं की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र अधिक है। और थर्ड है कि जूट की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र कपास की खेती के अधीन बोए गए क्षेत्र से कम है, ठीक है।
तो देखो ये जो कहा गया है तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि दलहन का लगभग आपको देखने को मिलेगा 11% क्षेत्रफल जो है दलहन का उत्पादन होता है। लेकिन अगर मोटे अनाज की बात करें और तिलहन की बात करें तो मोटे अनाज का लगभग 16% क्षेत्रफल, और जो ये तिलहन होता है इसका लगभग आपको 12%, नहीं, हाँ 12 या हाँ 14 14, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 14% क्षेत्रफल इसका उत्पादन किया जाता है। तो देख सकते हैं मतलब पहले ही दोनों तिलहन को या मोटे अनाज को ही कंपेयर करते तब भी ये ज़्यादा हो जाता दलहन से। तो ये हमारा गलत है, पहला स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। और गेहूं की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये आपको जो है देखने को मिलेगा जो धान होता है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है। और थर्ड है कि जूट की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र कपास की खेती के अधीन बोए गए क्षेत्र से कम है, तो ये वाला हमारा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें स्टेटमेंट बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिम तेंदुआ रेंज के भाग हैं, मतलब कौन सा देश हिम तेंदुआ रेंज के क्षेत्रों के भाग हैं। तो इसमें मंगोलिया, रूस, अफगानिस्तान, भारत है। तो कौन सा उत्तर सही है इसमें ये बताना है आंसर। ठीक है, तो इसमें देखो चारों के चारों जो कंट्री दिए हुए हैं, मंगोलिया है, रूस है, अफगानिस्तान है, भारत है, इन चारों को शामिल किया गया है जो हिम तेंदुआ रेंज के देशों में। साथ ही साथ आपको नेपाल, भूटान और नेपाल, भूटान, किर्गिस्तान, ये सब भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इस ये मतलब न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये अभी देखने को मिला था, ये ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम चला गया है, जिससे कि हिम तेंदुआ की विलुप्त प्रजातियों को मतलब संरक्षित किया जा सके। तो हमारे ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, 1 2 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है 38। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कोयला भारत के आधे से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, और भारत का अधिकांश कोयला भंडार गैस कोकिल श्रेणी का है। तो देखो जो ये हमारा कोयला की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसे कहा गया आधे से अधिक, तो लगभग 55% जो एनर्जी सोर्स है, ठीक है, वो कोयले से ही प्राप्त होता है हमें। ठीक है, और जो गैर कोकिल श्रेणी की बात की जा रही इसमें, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि ये आपको भारत में लगभग बिटुमिनस कोयला देखने को मिलता है जो गैर कोकिल श्रेणी का है, जो उच्च कोटि का कोयला नहीं है। क्योंकि कोयला 3 प्रकार का होता है, एक एंथ्रोसाइट होता है जिसमें 80 से 90% या 98 तक भी ये देखने को मिलता है कि इसमें कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस कोयला होता है ये, इसमें 60 से 80% होती है। और जो लिग्नाइट कोयला होता है इसमें 20 से जो है 60% तक कार्बन की मात्रा होती है। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है लिग्नाइट। और जो बिटुमिनस होता है जो भारत में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग ये बिटुमिनस कोयला होता है, ये भारत में 80% पाया जाता है। ठीक है, और एंथ्रोसाइट जो है बहुत कम मात्रा में भारत में पाया जाता है, ये बहुत ही उच्च कोटि का कोयला होता है। तो जो एंथ्रोसाइट कोयला होता है ये मतलब कोकिल श्रेणी का कोयला होता है, लेकिन भारत में ये नहीं पाया जाता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है इसका, तो सी वाला मतलब ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2। नेक्स्ट है 39। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फल और वृक्ष दिए हुए हैं, फल या वृक्ष और उसके अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो पाम ऑयल की बात की जाए तो इंडोनेशिया है, जूट है, बांग्लादेश है, सागौन है, भारत है। तो देखो जो जूट का उत्पादन ये भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि कच्चे जूट का उत्पादन 50% देखो भारत में देखने को मिलता है, और इससे जो माल तैयार किया जाता है कच्चे जूट से जो उसके उत्पाद होते हैं वो भी 50% का उत्पादन करता है। तो भारत इसमें अग्रणी देश है, ठीक है, प्रथम है। और सागौन की बात की जाए तो ये आपको म्यांमार में इसका सागौन का उत्पादन म्यांमार में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये पाम ऑयल इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। ठीक है, और ये जो आपको इसके साथ साथ ये जो मलेशिया है इसकी सेकेंड पोजीशन है पाम ऑयल में, और ये दोनों मिलकर लगभग 84% जो है पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं। तो ये एक ह्यूज नंबर है। ठीक है,
तो हमारा जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, केवल ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्रवास लोगों के केवल रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन की स्थिति होती है। और सेकेंड है कि भारत में अंतिम निवास स्थान के आधार पर अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण परिवास में महिलाओं का प्रभुत्व है। तो जो ये बात की जा रही है, तो देखो ये तो पहला गलत हो गया, क्योंकि केवल रोजगार की तलाश में जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन की स्थिति होती है, तो ये गलत है। इसके कई कारण होते हैं। ठीक है, किसी की शादी हो जाती किसी के साथ, किसी की जॉब को लेकर है, किसी की जो कोई हिंसा के कारण उसको वहाँ नहीं रहना, मतलब नहीं रह पा रहा है, बहुत हिंसक घटनाएं होती तो पलायन हो जाता है। और ये पलायन तीन प्रकार का होता है। एक तो आपको ग्रामीण से शहरी देखने को मिलेगा, एक शहरी से ग्रामीण देखने को मिलेगा, और ग्रामीण से ग्रामीण भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मतलब इसके कारण है, तो ये हमारा गलत हो गया। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है, भारत में अंतिम निवास स्थान के आधार पर अंतर्राज्यीय ग्रामीण से जो ग्रामीण प्रवास में महिलाओं का प्रभुत्व है, तो ये तो सही है हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि जो है ग्रामीण से ग्रामीण जो पलायन देखने को मिलता है वो महिलाओं का सबसे ज़्यादा होता है। और ग्रामीण से नगरी जो पलायन देखने को मिलता है ये पुरुषों का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, वो उनके एजुकेशन, मतलब पढ़ाई के लिए या जाना है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या जॉब के लिए जाना है, रोजगार के लिए जाना है। ठीक है, या कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट केवल इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो आकेटक और भोजन संग्रहण, पशुचारण, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और उत्खनन। तो ये जो चारों के चार पांचों के पांचों जो दिए गए हैं, ये इनकी कौन सी जो है प्राथमिक गतिविधियां इसमें हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्राथमिक गतिविधियां देखने को मिलती है, मत्स्य, वानिकी और खनन, उत्खनन और ये पशुचारण। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां विषुवत-रेखीय प्रदेशों में बागानों की स्थापना में सहायक हैं। तो अनुकूल उष्ण और आर्द्र जलवायु, पोषक तत्वों से समृद्ध उष्णकटिबंधीय मृदा, और थर्ड है कि वृक्ष से संबंधित रोगों की अपेक्षाकृत अल्प समस्या। तो जो ये कहा गया है कि वृक्षों में रोगों की अल्प समस्या, तो नहीं, ये अल्प समस्या नहीं होती, इसमें अधिक मात्रा में यहाँ रोग देखे जाते हैं। ठीक है, और ये जो पोषक तत्वों से समृद्ध जो मृदा होती है ये भी वहाँ नहीं देखने को मिलती, वहाँ पोषक तत्वों की हमेशा कमी देखी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और जो बागानों की स्थापना के लिए अनुकूल है कि उष्ण और आर्द्र जलवायु का होना, तो ये हमारे लिए बहुत ही, मतलब विषुवत-रेखीय प्रदेशों के लिए ये अच्छी परिस्थिति है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल एक स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 43। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे ज्वलनशील पदार्थ स्टायरीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग पॉली स्टायरीन, प्लास्टिक और फाइबर ग्लास, रबड़ और लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है कि यह वाहनों के धुएं, सिगरेट के धुएं तथा फलों और सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और थर्ड है कि ये अत्यधिक विषैले पदार्थ हैं जो श्वसन प्रणाली को पूर्णतः विफल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो ये स्टायरीन जो गैस थी, ठीक है, जो ये देखने को मिली थी विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, जब ये लॉकडाउन हुआ था उसी के समय, ये कोरोना वायरस जब स्टार्ट ही हुआ था उसी समय ये घटना हुई थी। इसमें लगभग 11 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी ये गैस लीक के कारण। और ये एलएनजी कंपनी की, जो एलजी कंपनी है, ठीक है, उसी का ये मतलब कारखाना है। और इसके सूत्र की अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये बेंजीन वर्ग का है, इसका सूत्र है 8C8H8। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है, न्यूज में बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, उस समय। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 44। इसमें कहा गया है कि कई सरकारी कार्यक्रमों के संबंध एजेंसियों के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो फर्स्ट है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एजेंसी है। सेकंड है, इसे हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो थर्ड फेज के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल के उपयोग की घोषणा की है। ठीक है, तो जो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जो इकाई है, ठीक है, उसी के अंतर्गत आता है। और इसमें जियो टेक्सटाइल के उपयोग की घोषणा की गई है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थर्ड फेज है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा 45, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित जो कथनों पर विचार करना है। तो लिग्नाइट कोयले के लगभग 20 से 40% इसमें कार्बन होता है। ठीक है, और इसमें आर्द्रता और सल्फर का प्रतिशत अधिक होता है। और लिग्नाइट का भारत में कोयला उत्पादन में लगभग 1 से 1.5% योगदान है। तो उपयुक्त में से कौन से सही स्टेटमेंट हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखो, लिग्नाइट की बात की जाए तो देखो ये इसमें लिग्नाइट कोयले में जो 20 से 40% जो कहा गया है ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें इतना ही कार्बन पाया जाता है। और आर्द्रता और सल्फर की प्रतिशत की बात करें तो इसमें अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए यह निम्न कोटि का कोयला होता है। और लिग्नाइट का भारत के कोयले के उत्पादन में जो मतलब जितना कोयला का उत्पादन होता है उसमें 1 से 1.5 तक ही होता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वृद्ध होने में योगदान देते हैं। तो जन्म दर में ह्रास, मतलब जन्म दर में गिरावट, और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, कार्यशील आयु की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि। तो देखो, कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होगी जो देखने को मिलती है 15 से 59 साल वाली। तो ये मतलब एक कार्यशील जनसंख्या होती है, तो इससे जो है उसके अनुपात में जो जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो बैलेंस रहता है। लेकिन जनन में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से जो है वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 47, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन से सवाना क्षेत्र के पशुपालन, जो सवाना क्षेत्र में पशुपालन उद्योग के निम्न विकास के लिए उत्तरदायी हैं। तो अत्यधिक कम मांस या दूध उत्पादन, निम्न गुणवत्ता वाली देसी नस्लें, और उच्च उष्णकटिबंधीय रोगों की व्यापकता, और थर्ड है कि कुछ जनजातियों द्वारा मवेशियों को प्रति प्रतिष्ठित पशु मानना, उनके वध को निषिद्ध करना। तो इन तीनों की बात की जाए तो तीनों के तीनों ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो सवाना क्षेत्र में होती हैं, क्योंकि वहाँ मांस या दूध का जो है निम्न गुणवत्ता वाली देशों से अत्यधिक कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, और इसमें रोगों की व्यापकता भी वहाँ पे देखी जाती है। और साथ ही साथ ये जो मसाई जनजात होती है, ठीक है, ये लोग जो है इसको कुछ जनजातियों के पशुओं को मारने से मना करते हैं। तो हमारा थर्ड डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा 48 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि अंतर्देशीय जलमार्ग और मूल देशों के बारे में बताना है कि कौन सा जलमार्ग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें देखो, राइन जलमार्ग की बात करें तो जर्मनी, डेन्यूब फ्रांस, और वोल्गा रूस में। तो देखो, थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो ये ओल्गा जलमार्ग है ये रूस में देखने को मिलता है। और ये रूस से कैस्पियन सागर तक आता है। ठीक है, लेकिन ये डेन्यूब जो देखने को मिलेगा ये जो जर्मनी में देखने को मिलता है, ना कि फ्रांस में। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से रोमानिया तक आता है। ठीक है, जो जलमार्ग है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। साथ ही राइन जलमार्ग की बात करें तो ये नीदरलैंड से स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है। ये 700 किलोमीटर का जलमार्ग है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं हमारे, और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा गया है कि हाल ही में लास्ट एट होम शीर्षक से लास्ट एट होम शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जो आपदा, सघन और हिंसा के कारण बच्चों के अतिरिक्त विस्थापन का पैमाना प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है तो यूनिसेफ द्वारा, ए ऑप्शन बी है यूनेस्को,
सी है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो यूनिसेफ है, ठीक है, इसके द्वारा ये प्रकाशित की गई है। और इसमें ह्यूज नंबर में देखा गया है कि ये विस्थापन हुआ है, जो हिंसा, आपदा और संघर्ष के कारण लगभग देखे गए हैं कि नए विस्थापन 33 मिलियन हुए हैं, ठीक है, 2019 में, जिसमें पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र से 10 मिलियन और दक्षिणी एशिया से ये 9.5 मिलियन देखे गए हैं, ठीक है। तो एक ये ह्यूज नंबर देखा गया है, तो इसमें हमको सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तरी अमेरिका में सड़क घनत्व विश्व में सर्वाधिक है और अफ्रीका में अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई विश्व में सर्वाधिक है। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, क्योंकि अफ्रीका में अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई विश्व में सर्वाधिक नहीं है, ये एशिया में देखने को मिलती है, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और बीजिंग हांगजो जो नदियां हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है बहुत लंबे इसमें जलमार्ग देखे जाते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में सड़क घनत्व विश्व में सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये लगभग आपको देखने को मिलेगा 15 विश्व में जो 1500 मिलियन जो किलोमीटर ये जो सड़कें हैं, ठीक है, उसका 33% केवल जो है उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। तो विश्व का 33% बहुत एक ह्यूज नंबर हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर डिस्कशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इसका फ़ायदा हमारे लाइफ में हो रहा है, कुछ ये फ़ायदेमंद है, तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं जो हमने लाइव सेशन की बात की है। अगर आप लोग राज़ी होंगे तो मैं लाइव सेशन भी लूँगा, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हो सके, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। आई एम वेटिंग, आपका सजेशन का मैं वेट करूँगा, ठीक है। और जैसा भी हो आप लोग बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।